हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जीएसटी में उसको रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा, उसको टेन नंबर कब लेना होगा, उसको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, उसको कौन सा बैंक अकाउंट्स ओपन कराना होगा, एनुअली कौन कौन से टैक्स के कंप्लायंसेस उसको करने होंगे, क्या उसको न्यू पैन कार्ड बनवाना होगा या नहीं बनवाना होगा, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल पर्सन अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट्स को, टैक्स के कंप्लायंसेस को, टैक्स के जो भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, कब जरूरत होगी, यह सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर अगर कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो स्टार्ट करने के लिए उसके पास में तीन ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शंस ये रहता है कि सर वो एक सिंगल पर्सन यानी कि सिंगल ओनर के रूप में काम करे, दूसरा होता है सर पार्टनरशिप और तीसरा होता है नॉर्मली कंपनी। लेकिन यहां हम बात करेंगे कि एक सिंगल पर्सन अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। दैट मींस कि पर्सन का नाम है, फॉर एग्जांपल मिस्टर राम। मिस्टर राम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसका एक पर्टिकुलर नेम रखेगा। क्या रखेगा सर? पर्टिकुलर नेम रखेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर नेम रखना होगा। फॉर एग्जांपल XYZ, जो भी आप नाम रख रहे हो XYZ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम सर करण सिंह राठौड़ है और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है KSR अकेडमी। ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो KSR अकेडमी एक फर्म का नाम है, लेकिन ओनर कौन है? करण सिंह राठौड़। तो इसी तरह से आपका जो भी नाम होगा, आपको एक जो भी आपका बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस है, चाहे वो सर्विस बिजनेस है, तीनों बिजनेसेस में एक इंडिविजुअल पर्सन कोई भी बिजनेस कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सर प्रोप्राइटरशिप के की फीचर्स क्या होता है। सिंगल ओनरशिप। सर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप उस बिजनेस के सिंगल ओनर्स होते हैं। वन पर्सन ओन्स रन्स द एंटायर बिजनेस। आप उस बिजनेस को करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आप ही करेंगे, जहां पर भी आपको चेक पे साइन लगेंगे वो आप ही के लगेंगे, बाद में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे आप ही का पेन नंबर लगेगा। दैट मींस कि एक सिंगल ओनरशिप होती है, उसमें किसी भी दूसरे पर्सन का कोई भी राइट नहीं होता है। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई भी बिजनेस करता है तो उसे लीगल फॉर्मेलिटी जो भी होती है वो बहुत ही मिनिमम करनी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सर आप खुद ही ओनर है, अगर आपके बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है या कुछ भी होता है वो आपको ही भरना होता है, कोई दूसरा पर्सन यहां पर लॉस को बेयर करने नहीं आएगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट मींस कि सर एक सिंगल पर्सन जो भी है वो ही उसका ओनर है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी यहां पर नहीं बनता है। अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है ये अभी हम देखने वाले हैं। अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको कोई न्यू पैन कार्ड क्रिएट करने की या बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैन कार्ड पर ही सब काम होगा। बहुत सारे पर्सन से ऐसे बोलते हैं कि सर हमको अगर बिजनेस करना है ना तो हमको उस बिजनेस के नाम से न्यू पैन कार्ड बनवाना होगा। नहीं सर, अगर आप एक सिंगल पर्सन अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ही का जो पैन कार्ड होगा उसी से आपका बिजनेस रन होगा। आपको दूसरा सेपरेट पेन क्रिएट या बनवाने की जरूरत आपको नहीं है। फुल कंट्रोल, द ओनर इज कंप्लीट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि आपके पास में फुल कंट्रोल होगा क्योंकि आप ही उस बिजनेस के ओनर हैं। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि एक सिंगल पर्सन जब किसी बिजनेस को रन करता है, एक सिंगल पर्सन उस बिजनेस का ओनर होता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। बात करते हैं सर डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेस, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी। सबसे पहले आता है सर पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड और आधार कार्ड आजकल हर किसी के पास में होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास में होना चाहिए। दूसरा आता है सर रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ ऑपरेटिंग फ्रॉम रेंटेड प्लेस। सर अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको प्लेस की जरूरत पड़ती है, अगर आप कोई भी बिजनेस एज ए रेंटेड अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर, आपको एक ऑफिस प्रेमाइसेस आपको सेलेक्ट करना होगा और प्रेमाइसेस सेलेक्ट करने के बाद में आपको लैंडलॉर्ड के साथ में आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा। जो भी रेंट एग्रीमेंट होगा वो आपके एज ए बिजनेस का रेंट प्रूफ एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। साथ में उसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो आपको वहां पे प्रोवाइड करना है।
प्रॉपर्टी टैक्स बिल और इलेक्ट्रिसिटी ऑन प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी बिजनेस अपनी ऑन प्रॉपर्टी पे स्टार्ट करना चाहते हो, खुद की शॉप है या फिर खुद का बिल्डिंग है या फिर खुद का घर है, कहीं से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, वहां पर आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल आता होगा और आपके वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा वो आपके नाम का होगा, वो आपको प्रोवाइड करना है। तो रेंट एग्रीमेंट यानी कि और प्रॉपर्टी ये आपके एज ए एड्रेस प्रूफ के रूप में होता है। जब भी आप किसी भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे वहां पर आपको एड्रेस देना होगा। तो एड्रेस के लिए कौन कौन सा हो गया सर? रेंट एग्रीमेंट हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है अगर आप खुद की प्रॉपर्टी है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस। जब भी सर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना होता है? गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना होता है जिसको हम बोलते हैं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट या फिर ट्रेड लाइसेंस या फिर जिसको हम बोलते हैं गुमास्ता। अलग अलग सिटीज के अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है। ये आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जाता है। जब भी आप कोई भी एज ए सिंगल पर्सन अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो आपको एक गुमास्ता जरूर बनवाना होता है। आजकल जो गुमास्ता यानी कि ट्रेड लाइसेंस जो बनता है वो लाइफ टाइम के लिए बनता है। एक बार अगर आपका बन जाएगा वो आपको लाइफ टाइम जब तक आप बिजनेस को रन करोगे तब तक आपका चलता रहेगा। अब इस गुमास्ता को बनाने के लिए नॉर्मली सर 1000 से 1500 रुपए तक के चार्ज किए जाते हैं। वो आपके जो भी आसपास के जो लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, एमपी ऑनलाइन अगर हम जैसे एमपी की बात करें तो एमपी ऑनलाइन वाले या बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो काम करते हैं, तो उनसे आपको क्या कराना है? सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट यानी कि प्रॉपर्टी डिसाइड कर लेनी है। वहां पर रेंट एग्रीमेंट का एड्रेस हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है सर? गुमास्ता। गुमास्ते में आपको क्या डिटेल लगेगी? आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ आपको वहां पर लगेगा। और आपकी जो भी शॉप होगी उस शॉप के ऊपर आपको एक बैनर लगाना होगा कि सर ये शॉप है हमारी, ये काम है। वो बैनर आपका आ जाएगा जिससे आपको क्या करना होगा? शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का एक लाइसेंस आपका बन जाएगा जिसको गुमास्ता बोलते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर आपका ये रेडी हो जाता है। ठीक है, आपसे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस जब आ जाता है इसके बाद में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है। ये क्यों करवाते हैं सर? ये गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती है, जैसे कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है, बिजनेस पे आपको लोन मिल जाता है। तो ऐसी कुछ स्कीम्स का बेनिफिट उठाने के लिए आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नॉर्मली आपके पास में ये 2 रजिस्ट्रेशन हो गए जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं। एक ये जो होता है सर ये आपके स्टेट के हिसाब से होगा और ये जो होगा आपके सेंट्रल के हिसाब से होगा। तो 2 ये रजिस्ट्रेशन आपके हो जाते हैं। अब आपको अभी फिलहाल में जब आप किसी बिजनेस को आप रन कर रहे हो तो आपको इसके अलावा अभी फिलहाल में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सर जब भी हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, पेमेंट लेना देना होता है, ये सब कुछ करना, इसलिए हमको क्या करना होता है सर? अब एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है। यहाँ पर जो बैंक अकाउंट्स ओपन कराना होता है, करंट बैंक अकाउंट्स ओपन कराना होता है। जो भी आपका फर्म का नेम है, आपका नेम फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, लेकिन आपके फर्म जो आपने नेम डिसाइड किया हुआ है उस बिजनेस का, उस नेम से आपको एक करंट बैंक अकाउंट्स ओपन कराना है। करंट बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको गुमास्ता लगेगा, आपको एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। ये किसका लगेगा सर? प्रोप्राइटर का ही लगेगा। प्रोप्राइटर का मतलब जो उस बिजनेस का ओनर है उसका ही पेन, उसका आधार कार्ड, गुमास्ता, ट्रेड लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं, या फिर अगर आपके पास में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो वो आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि सर आपको बैंक करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर की भी जरूरत होती है। वो डिपेंड ऑन बैंक होता है सर। अगर आप बैंक में जाएंगे और वहां पूछेंगे सर मुझे करंट अकाउंट ओपन कराना है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी लिस्ट होगी, जो भी डॉक्यूमेंट होगी वो आप प्रोवाइड कीजिएगा, आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसके बाद आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन कीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप एज ए इंडिविजुअल आप उस बिजनेस को आप रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। यहां तक सर हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना होगा। नॉर्मली अगर आप एज ए बिजनेस में काम कर रहे हैं, एज ए सिंपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सेल्स परचेज ये सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, अगर आप गुड्स ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अदर किसी स्टेट में 20 लाख भी है स्पेसिफाइड स्टेट में, लेकिन नॉर्मल जो लिमिट है वो है सर 40 लाख रुपीस। अगर आप टोटल सेल्स, यहां पर हम सेल्स की बात कर रहे हैं, अगर आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स किस पे होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करेंगे? गुड्स को बनाओगे और फिर सेल करोगे। ट्रेडिंग में क्या करोगे? एज इट इज गुड्स आया और किसी और को आपने सेल्स कर दिया। तो ऐसे केसेस में जो भी आपका सेल्स होगा, पूरे साल का जो सेल्स होगा, वो सेल्स अगर 40 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि सर मेरा तो अभी 40 लाख रुपीस का जीएसटी टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है, सेल्स नहीं हुआ है, लेकिन मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं, तो आप वॉलंटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
दूसरा आता है सर सर्विस। अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हैं तो ऐसे केसेस में उसकी जो लिमिट है वो है सर 20 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आपका एनुअली होना चाहिए। अगर एनुअली 20 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन एज ए सर्विस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स अदर स्टेट। सर अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग में ही आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया और ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो आप अदर स्टेट गुड्स की सप्लाई करोगे, जिसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, ऐसे स्टेट की अगर आप सप्लाई करोगे तो वहां पर आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। वहां पर आपका टर्नओवर देखा नहीं जाएगा। इन रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर यू हैव टू बी रजिस्ट्रेशन इफ यू सप्लाई गुड्स टू अदर स्टेट, यानी कि इंटर स्टेट। ओके, अब बात करते हैं कि सर मैंने जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद मुझे जीएसटी के कौन कौन से कंप्लायंसेस जो है वो मुझे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला बात आता है सर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। आपने सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने लिया है तो आपको क्या करना होगा सर, जीएसटी के रिटर्न फाइल करने होंगे। जीएसटी के रिटर्न में सबसे पहले एक सेल्स का रिटर्न आता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटीआर 1। इसके बाद जो परचेज का रिटर्न आता है जिसमें हमारा इनपुट होता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटीआर 2B, और यहां पर हमको पेमेंट करना होता है जिसको रिटर्न बोलते हैं जीएसटीआर 3B। ये एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल जो टैक्स पेयर होता है, नॉर्मल जीएसटी रजिस्टर्ड होता है, उनके लिए नॉर्मली ये रिटर्न एप्लीकेबल होते हैं। अब बार आपका आता है सर जीएसटी का पेमेंट। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई आपके इनवर्ड सप्लाई से ज्यादा है तो आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। टैक्स का पेमेंट आपको कैश में यानी कि बैंक से आपको करना होगा। ई वे बिल इफ ट्रांसपोर्ट गुड्स बिजनेस। अगर आप सर कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस है, अगर आप किसी भी पर्सन को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और उस इनवॉइस की वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है, अदर स्टेट में वेरी करता है, तो 50,000 रुपीज से अगर आपका ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा सर, ई वे बिल आपको जनरेट करना होगा एवरी इनवॉइस के साथ में। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्लायंसेस। सर अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, सामने वाला पर्सन उस गुड्स पर जीएसटी चार्ज करके देता है, उस जीएसटी का आपको इनपुट मिलता है। जो आप सेल्स करते हो, सेल्स करते समय आप जो जीएसटी कलेक्ट करते हो वो हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो गवर्नमेंट को जो आपको पे करना है उसमें से आपने जो परचेज किया था उस पर जो आपने जीएसटी पे किया उसको आप माइनस कर दोगे। इसके बाद आप जो बचेगा वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। देन जीएसटी ऑडिट। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज से क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी ऑडिट करवाना होता है। फिर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर अभी हो जाता है तो आपको ई इनवॉइस भी जनरेट करना होता है। लेकिन ये जितने भी कंप्लायंसेस है, ये सभी कंप्लायंसेस आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर नहीं ले रखा है तो ये सभी कंप्लायंसेस आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आई होप कि आपको यहां तक इजीली क्लियर हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं सर 10 नंबर की। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सर अगर आप कोई भी पर्सन जो होता है कोई भी पेमेंट करता है, या फिर आपने सैलरी में देखा होगा जो भी इंप्लॉयर्स होता है वो टीडीएस डिडक्ट करता है। तो सर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम एज ए इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप हमारी फर्म है, हम अगर किसी पर्सन को पेमेंट करेंगे, क्या हमको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो उसके लिए भी कुछ लिमिट दे रखी है। अगर आप एक सिंगल पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका टर्नओवर एनुअली 1 करोड़ रुपए से क्रॉस करता है, ठीक है, अगर आपका टर्नओवर एनुअली 1 करोड़ रुपए से क्रॉस करता है तो आपको 10 नंबर लेने की नीड होगी। और जब आप 10 नंबर ले लोगे, आपको सामने वाले पर्सन को आप जो भी पेमेंट करोगे या फिर आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करोगे या किसी भी जहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, एज पर सेक्शन टीडीएस एप्लीकेबल होगा, वो टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। अगर आप सर्विस बिजनेस करते हो तो आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको 10 नंबर लेने की जरूरत होगी। अगर इससे कम है और आप किसी भी पर्सन को अगर पेमेंट कर रहे हो और वो पर्सन सेक्शन में फॉल करता है लेकिन आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं हो। अगर आपने एक बार 10 नंबर ले लिया, एक बार अगर आपने 10 नंबर ले लिया, आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से क्रॉस कर गया, आपने 10 नंबर ले लिया, अब आपको टीडीएस के भी कंप्लायंसेस करने होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आप जब भी पेमेंट करोगे तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो ड्यू डेट तक आपको उसका पेमेंट करना होगा। ड्यू डेट कौन सी होती है सर? नेक्स्ट मंथ 7 फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल मंथ में 1 से लेकर 30 तारीख तक के बीच में जितना भी टैक्स डिडक्ट किया होगा टीडीएस का, वो मुझे 7 मई तक मुझे पे करना है। नेक्स्ट मंथ एक्सेप्ट विच इज ड्यूली अप्रैल 30, यानी कि मार्च मंथ का जो आपका टीडीएस का पेमेंट होता है वो 30 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप पेमेंट कर दोगे, क्वार्टरली टीडीएस के सर रिटर्न होते हैं 24Q 26Q, इस टाइप्स के अलग अलग टाइप के रिटर्न्स होते हैं, वो रिटर्न्स आपको क्वार्टरली फिल करना होता है। इंश्योरेंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, आपने जो रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के बाद सर उस पर्सन को आपको कुछ टीडीएस सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे सैलरी के लिए फॉर्म 16, फॉर्म 16A, इस टाइप के सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना है।
पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंसेज, अगर आप टीडीएस के कंप्लायंसेज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ पेनल्टीज चार्ज की जाती है। लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, 7 तारीख की डेट थी सर, अगर आपने उसका 1 दिन 2 दिन भी अगर आपने लेट पेमेंट किया, 1% पर मंथ इंटरेस्ट until deducted, 1.5% पर मंथ until डिपॉजिट। आप जब डिडक्ट करते हो तो 1% और डिपॉजिट नहीं करते हो तब तक 1.5%। लेट फाइलिंग 200 पर डे, अगर आप टीडीएस का जो रिटर्न्स है वो लेट फाइल करोगे 200। इन फेलियर टू डिडक्ट 100% टीडीएस अमाउंट कैन बी डिसअलाउड, एक्सपेंसेस लेस हायर टैक्सेबल इनकम। सर अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की आपकी लायबिलिटी थी, आपने डिडक्ट नहीं किया और वो एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे कंप्लायंसेस है टीडीएस के। लेकिन टीडीएस का टेन नंबर आपको कब लेना होगा? अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से क्रॉस कर जाएगा तो। अगर आप 1 करोड़ से नीचे हैं तो आपको सिर्फ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन लेने की आपको नीड नहीं है। अब बात करते हैं सर इनकम टैक्स कंप्लायंसेस। हमने बात कर दी सर हमारा बिजनेस क्या हो गया, सर रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सर हमारा करंट अकाउंट ओपन हो गया। करंट अकाउंट ओपन होने के बाद हमने बिजनेस के ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया, सेल्स परचेज पेमेंट रिसिप्ट सब कुछ हमने करना शुरू कर दिया। अगर हमारा टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर गया, हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में हम जीएसटी के जो भी मंथली कंप्लायंसेस थे वो सभी कंप्लायंसेस हम फुलफिल कर रहे हैं। अगर हमारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से क्रॉस कर गया तो हमने 10 नंबर ले लिया। 10 नंबर लेने के बाद हम पार्टी का जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं उनका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में उनके जो भी कंप्लायंसेस है वो सब हम फुलफिल कर रहे हैं। तो यानी कि 1 तारीख से लेके 31 मार्च के बीच में आपने जितना जो कुछ भी करना था वो आप हर मंथली या फिर जो भी आपको क्वार्टरली करना था वो आप सब कुछ कंप्लायंसेस के हिसाब से आप कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। आप साल भर जो भी आप पैसा कमाते हैं, साल भर पैसा कैसे कमाते हैं? फॉर एग्जांपल आपने सेल्स किया फॉर एग्जांपल 1 CR का, ठीक है, और आपका परचेज और अदर खर्चेज और ये सब मिलाकर अगर आपके 90 लाख रुपीस का खर्चा हुआ, कितना हुआ सर? 90 लाख। तो आपका प्रॉफिट कितना है सर? आपका प्रॉफिट है सर 10 लाख रुपीस। तो अब आपको इनकम टैक्स पर जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। यानी कि इनकम टैक्स पे करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, आप इंडिविजुअल बिजनेस है, इंडिविजुअल पर्सन से सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की जो डेट होती है सर वो 31 जुलाई होती है इन केस ऑफ नॉन ऑडिटेड। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर कम है तो आपको टीडीएस टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली जो रिटर्न्स होते हैं वो ITR 3 और ITR 4 फाइल करने होता है क्योंकि हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस की इनकम ये मानी जाती है। तो ITR 4 प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 AE, 44 AD A के थ्रू ये फाइल होते हैं। कुछ लिमिट्स होती है वो एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ITR 3 जो होता है नॉर्मली टैक्स ऑडिट के लिए होता है। अगर आपका टैक्स ऑडिट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा टैक्स ऑडिट किया जा रहा है तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना है। ये एनुअली रिटर्न फाइल करना है, साल में एक बार। इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से सर आपको टैक्स पे करना है। यहां पर कोई भी स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगी एज ए बिजनेस इनकम के लिए। साथ में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी इंक्लूड होगी। अगर आप कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंटेड है, वहां से रेंट इनकम आ रही है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल्स की जहां पर आपको कैपिटल गेन हुआ वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और अगर आपने कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, कोई आपने FD करवाई थी या फिर आपके कोई भी अदर इनकम आ रही है तो वो भी आपके इसमें इंक्लूड होगी। यानी कि आपके पेन के आधार पर ही आपका IT रिटर्न फाइल होगा। यानी कि आपका जो पेन है, जो पेन आपने बिजनेस में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने दे रखा था, उसी पेन के आधार पर, उसी पेन को एज ए यूजर मानते हुए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, अगर आपका टैक्स है, आपने इनकम ज्यादा है और आपका एनुअली जो टैक्स है वो आपके 10,000 रुपए से ज्यादा है बनेगा तो आपको बीच बीच में से 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट भी करना होगा। और 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर जाएगा तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा या फिर एक प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के थ्रू भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये सभी कंप्लायंसेस अगर आप एज ए इंडिविजुअल अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इतना सब कुछ करना होगा। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो आपको ना तो GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना आपको 10 में रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना आपको कोई टैक्स ऑडिट करवाना है। एक सिंपल आपको एक इनकम टैक्स एन्युअली एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जहां पर हम बात करेंगे सर ITR 4 की। एक सिंपल रिटर्न होता है जिसमें आपको सिर्फ सेल्स दिखाना होता है और 6% और 8% से हिसाब से आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट दिखाकर आप एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ज्यादा कंप्लायंसेस आपके नहीं है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है
तो आपको इतने सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। तो ये है सर पूरे एक इंडिविजुअल बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके आपके एंड फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक के बीच के जितने भी कंप्लायंसेस, जितने भी रजिस्ट्रेशन, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपके जो भी कंफ्यूजन्स था कि अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या क्या करना होगा, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा और इस वीडियो में जो जो भी हमने बातें की वो आपको इजीली अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि सर हमें और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर आपको वीडियो हमें अच्छा लगा, इस वीडियो से हमें नॉलेज मिला और हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे फ्यूचर के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन सब्सक्राइब करने में सर कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता है। अगर आपके लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वो वीडियो फिर आप स्किप नहीं करें तो बेटर है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए।